हिंदी के विशेषज्ञ प्रवक्ता रामेंद्र शुक्ला क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे छात्रों, जैसा कि मैं हिंदी प्रवक्ता रामेंद्र प्रसाद शुक्ल आज मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए संधि का यह वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो छात्रों, ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को देखिए। निश्चित रूप से यह वीडियो समझ में आएगा और संधि आपके समझ में आने लगेगी। प्यारे छात्रों, व्याकरण क्या है? व्याकरण, जैसा कि मैं पहले कक्षा में आप लोगों को बताया करता था कि मुख्य में वो मुख्यम, जिस प्रकार से शरीर में मुख का स्थान मुख्य माना जाता है, उसी प्रकार से मुखम व्याकरण में स्मृतम, उसी प्रकार से मुख की तरह ही व्याकरण का भी स्थान रखा गया है। प्यारे छात्रों, आप जानते हैं कि षड वेदांगों में व्याकरण भी है और व्याकरण में प्यारे छात्रों निश्चित रूप से किसी भी शब्द के वो साधु है असाधु है, इसका निर्धारण व्याकरण के माध्यम से ही हो पाता है। तो व्याकरण शब्द कैसे बना है प्यारे छात्रों, चलते हम देखते हैं। वि और आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से डुकरी क्री धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर व्याकरण शब्द बनता है, जिसका अर्थ है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा एनः इति व्याकरण। अर्थात किसी भी शब्द के प्रकृति और प्रत्ययों को अलग अलग करने की विधा को ही व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण क्यों जरूरी है? हम व्याकरण क्यों पढ़ें? हम साहित्य पढ़ लें, हम व्याकरण क्यों पढ़ें? तो प्यारे छात्रों, आप जाने, किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना या पढ़ना जिसके माध्यम से आता है, वह माध्यम ही व्याकरण कहलाता है। अगर व्याकरण का ज्ञान न हो तो किसी भी भाषा में निष्णात नहीं हुआ जा सकता। अतः किसी भी भाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना परमावश्यक है। अब व्याकरण में सबसे पहले आपको टॉपिक संधि हम बताने के लिए चल रहे हैं प्यारे छात्रों। तो आप संधि, ये संधि क्या है आप इसके बारे में जाने। तो संधि का तात्पर्य है प्यारे छात्रों जोड़। आप गणित में पढ़ते हैं जोड़, मेल, मिलान या फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप प्यारे छात्रों, आप फ्रेंडशिप भी जानते हैं, आप मित्रता करते हैं। तो इस व्याकरण में भी संधि के टॉपिक में संधि की मित्रता, वर्णों में किस प्रकार से दोस्ती होती है, वर्ण किस प्रकार से मिल जाते हैं प्यारे छात्रों, इसके विषय में जानकारी आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगी। तो बहुत से छात्र ऐसे कहते हैं कि संधि कहाँ कहाँ जरूरी है, संधि कहाँ हो सकती है, संधि कैसे जानेंगे हम, तमाम सी समस्याएं उनके सामने रहती हैं। तो मैं उन छात्रों को आगाह करता हूँ प्यारे छात्रों, कि आप इसको देखें कि संधि कहाँ कहाँ हो सकती है। संहिता एक पदे नित्य, संहिता जो होती है, संधि जो होती है, एक पद बनाने के लिए संधि अपेक्षित होती है, अनिवार्य होती है। संहिता एक पदे नित्य लिख देते हैं प्यारे छात्रों। संहिता एक पदे नित्य, संहिता एक पदे नित्या अनित्या धातु सर्गयो, या धातु उपसर्गयो, ऐसा कर ले। तो संहिता एक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो अनित्या समासे, नित्या समासे, नित्या समासे वाक्यस्तु विवक्षामपेक्षते। तो प्यारे छात्रों, आप देखें, संहिता एक पदे नित्या,
यानी कि एक पद जब बनाना हो प्यारे छात्रों, तो संहिता यानी संधि क्या होती है? नित्य होती है, अनिवार्य होती है। एक पद बनाना हो, अगर दो अलग अलग वर्णों को मिलकर एक पद बनाना हो तो वहां संधि अपेक्षित है, संधि अनिवार्य है। ठीक है, जैसे माला, जैसे माला शब्द है और आकार एक शब्द है, और ये माला निश्चित रूप से माला यानी हाथ, और आकार आकार देने वाला। अब यहां पर माला को आकार देता है माली, तो निश्चित रूप से यहां संधि अपेक्षित है प्यारे छात्रों, क्योंकि एक पद यहां बन रहा है मालाकार। क्या बन रहा है? मालाकार। तो निश्चित रूप से जो मालाकार बना, तो इस मालाकार पद बनाने के लिए संधि अनिवार्य थी प्यारे छात्रों, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और नित्या धातु उपसर्गयोग, और धातु और उपसर्ग के योग में भी संधि क्या होती है? नित्य होती है, अनिवार्य होती है। जैसे कैसे? जैसे नि धातु है और वस धातु का औसत लिखा है। अब प्यारे छात्रों, यहां पर संधि नित्य है, अनिवार्य है। अब यहां पर संधि जरूरी है, अब वह बन जाएगा न्यावश्यक। क्या बन जाएगा? न्यावश्यक। तो इको यण से यहां यण स्वर संधि हो जाएगी, और ये संधि अनिवार्य है, जरूर होना चाहिए ऐसे स्थलों पर संधि। फिर नित्या समासे, समास में भी संधि अपेक्षित है प्यारे छात्रों, समास में भी संधि जरूरी है। यानी दो पद अलग अलग हों और एक सामासिक पद उसे बनाना हो, तो वहां पर समास, वहां पर संधि होना बेहद जरूरी है, और वहां पर संधि नित्य होती है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से, और वाक्यस्तु विवक्षाम अपेक्षते, और वाक्यों में जो होती है संधि, वह वक्ता पर निर्भर करती है कि वक्ता संधि करना चाहता है कि नहीं। प्यारे छात्रों, आप जानते होंगे कि संधि एक अनिवार्यता, कुछ ऐसे ऐसे वर्णों में निश्चित रूप से संधि अनिवार्यता आपको दिखाई देती है। जैसे कि अगर आप कभी चोर ले गया, चोर ले गया, ऐसे बार बार शब्दों को कहें, चोर ले गया, अगर इसी शब्द को आपको अगर बार बार बोलना हो, तो चोर ले गया, चोर ले गया, अगर बार बार आप कहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये रग गायब हो जाएगा, और आप कहेंगे चोर ले गया। क्या कहने लगेंगे? चोर ले गया। आप ऐसा कहने लगेंगे, चोर ले गया। या दूसरा शब्द आपको देते हैं, जैसे मार डाला, मार डाला। आप इसी को बार बार पुकारना हो, मार डाला, मार डाला, और एक बार 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 कहने से एक बार ऐसा भी वक्त आएगा कि आपके साउंड में र निकलना, र का साउंड निकलना बंद हो जाएगा, और कहेंगे मार डाला, यानी र का ड में संधि होगी। तो ये संधि अपेक्षित है, संधि अनिवार्य है, लेकिन कहां कहां संधि अनिवार्य है ये हमने इस आपको पद में, इस श्लोक में हमने बताया कि संहिता एक पदे नित्य, एक पद बनाना हो तो संहिता क्या होती है? संधि नित्य होती है, अनिवार्य होती है, संधि करना बेहद जरूरी होता है। और संधि अगर आप नहीं करेंगे तो विसंधि दोष लगेगा। अगर आप कभी कभी हैं, कोई श्लोक रचनाकार हैं और ऐसे पदों पर जहां एक पद किसी को बना रहे हैं, तो दो शब्दों, दो वर्णों को जोड़ना है आपको, तो वहां संधि करना अपेक्षित होता है, अनिवार्य होता है। धातु और उपसर्ग कहीं जोड़ना है, जैसे नी हमने वस धातु का औसत जोड़ा, तो यहां संधि होना बेहद जरूरी है, संधि यहां नित्य थी, अनिवार्य थी। इसी प्रकार से समास में भी संधि अनिवार्य होती है। जैसे कृष्ण और अर्जुन ले लें प्यारे छात्रों, तो आप देखें कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। अब आप कहेंगे तो कृष्ण में अ है और अर्जुन में अ है, तो सर सवर्ण दीर्घ है, यहाँ पर कृष्ण अर्जुन तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन कहीं कहीं अगर वाक्य में कृष्ण और अर्जुन को लिखना हो तो हम कृष्ण अर्जुनश्च लिख सकते हैं, कृष्ण अर्जुनश्च लिख सकते हैं। लेकिन जहां ये समास का एक पद बनाना हो द्वंद्व का, वहां हमें कृष्ण अर्जुनो लिखना बेहद जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि नित्या समासे, क्योंकि समास में संधि क्या होती है? नित्य होती है। अतः कृष्ण अर्जुनश्च हम वाक्य में लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक पद बनाना हो, समास बनाना हो, तो हमें कृष्णार्जुनो लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कृष्णार्जुनो।
कृष्णार्जुनौ। अब हम कृष्णार्जुनौ क्यों लिखे, क्योंकि और इसलिए लिखे द्विवचन हो गया, कृष्ण एक और अर्जुन एक मिलकर दो, तो यहाँ रामों की तरह दो, बालकों की तरह दो, तो कृष्णार्जुनौ। अब इसका हम विग्रह करेंगे तो अलग अलग बताएंगे, भैया कृष्ण पुल्लिंग थे अकेले तो कृष्ण, अर्जुन पुल्लिंग थे अकेले थे अर्जुन, तो कृष्ण अर्जुन, और बाद वाला पद के बाद च लगा देते हैं, बस हो गया समास का विग्रह, कृष्ण अर्जुन इति कृष्ण अर्जुन। तो इस प्रकार से आप संधि कहाँ कहाँ होती है प्यारे छात्रों, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब आपको हम आगे बताते हैं। तो प्यारे छात्रों, आप जान गए होंगे कि ये संधि क्या है। तो संधि की परिभाषा अगर हम बनाए यहीं पर, संधि की परिभाषा, तो परिभाषा हम बनाएंगे कि दो वर्णों के मिलन के बाद होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मिलन के उपरांत या बाद होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। तो प्यारे छात्रों, आप जाने कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ऐसा नहीं। दो वर्णों का जब मेलन होगा तो एक नया वर्ण बनेगा, और उस नए वर्ण के को ही क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। प्यारे छात्रों, आप जानते हैं दो मित्र आपस में मिलते हैं तो एक नई चेंजमेंट होता है, एक नया परिवर्तन दोनों में होता है। पहले इनके भाव थे कि ये दुखी थे बेचारे क्योंकि मां मर गई थी, और ये बेचारे इसलिए दुखी थे कि इनका काफी दिनों से पैसा नहीं मिल रहा था जहां पर ये वर्क करते थे। ये दोनों दुखी थे, अचानक एक होटल पर मिल गए, मित्रता हो गई, दोनों गले मिले, तो अपने भाव को भूल गया और ये अपने भाव को भूल गया, और एक नया भाव उत्पन्न हो गया। कैसे हो मित्र, तो ये हो गई संधि। आप अनेक प्रकार की संधियां देखे हैं, राम से सुग्रीव की संधि हुई थी, है ना। तो बेमेल में भी संधि होती है, इसी प्रकार से इनमें भी संधि आपको हम बताएंगे कैसे बेमेल में भी संधि होती है। ऐसे ऐसे स्थल आपको दिखाएंगे जहां संधि विकल्प पर निर्भर था लेकिन वहां संधि नित्य हो गई है, तो ऐसे ऐसे स्थल भी हम आपको दिखाते चलेंगे। तो ये संधि का तात्पर्य हुआ कि दो वर्णों के मिलने के बाद होने वाले एक परिवर्तन को, एक नवीन भावों को या होने वाले नवीन परिवर्तन को क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखकर एक उदाहरण देते हैं, जैसे इति है और इधर आदि है। अब कहेंगे कि यहाँ पर अंतिम के तकार में इकार है, ह्रस्व इकार, और बाद के आदि में पहला आ है, तो यहाँ ये दोनों वर्ण मिले और बन गया या, तो ये है संधि। ये है संधि, यानी दो वर्णों के मिलने के बाद जो नया परिवर्तन वर्ण हुआ इसे कहेंगे संधि। तो संधि किसी कहते हैं प्यारे छात्रों, आप जान गए होंगे कि दो वर्णों के मिलने के बाद होने वाले परिवर्तन को या बनने वाले नए वर्ण को संधि कहते हैं। तो आप ये संधि की परिभाषा आपकी हो गई। संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप जाने प्यारे छात्रों कि निश्चित रूप से संधि जो होती है वह तीन प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर तो बता दिए संधि ऐसे 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 होती है, और यहाँ पर इन्होंने बताया कि यहाँ पर ई है और यहाँ पर आ है, ये दोनों मिले और या बन गया। तो प्रश्न ये भी हो सकता है आपके दिमाग में कि ती से पहले भी तो ई था और यहाँ भी आ के बाद भी ई था, तो यहाँ पर संधि क्यों नहीं हुई। भाई ऐसा तो है, हमारा एक मित्र दिल्ली में रह रहा है, हम इलाहाबाद में प्रयाग में रह रहे हैं, तब भी मित्रता है, तब भी दोस्ती है। भाई मोबाइल फोन से दोस्ती है, हम चैटिंग करते हैं, अपनी मित्रता को प्रदर्शित करते हैं, और जब दिल्ली से हमारा मित्र लौटता है तो वैसे ही मित्रता बनी रहती है। तो यहाँ तो व्यवहार जगत में तो मित्रता सदैव देखने को मिल रही है, दूर भी देखने को मिल रही है, लेकिन महर्षि पाणिनि को ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने दूर के वर्णों में संधि अपेक्षित नहीं किया, संधि को अनिवार्य नहीं समझा, और उन्होंने कहा कि ये निकटवर्ती में संधि होगी तो दूर के वर्णों में संधि नहीं होगी। तो प्यारे छात्रों आप जानें कि व्याकरण के 3 त्रिमुनि हैं, 3 मुनि हैं, और 3 मुनियों का नाम आपको प्यारे छात्रों बताएं
सबसे पहले मुनि हैं महर्षि पाणिनि, और दूसरे मुनि हैं बर्रुच कात्यायन, और तीसरे मुनि आपके हैं महर्षि पतंजलि। ये व्याकरण के छात्रों त्रिमुनि कहलाते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये व्याकरण के त्रिमुनि कहलाते हैं। और आज संस्कृत व्याकरण में जो कुछ भी मिल रहा है वह इन्हीं तीनों व्याकरणों की देन है। यानी ये तीनों व्याकरण महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखकर 3995 सूत्रों में इन्होंने संपूर्ण व्याकरण शास्त्र को बांधने का कार्य किया। उसके बाद इनमें महर्षि पाणिनि में जो कमियां रह गई उसे बर्रुच कात्यायन ने वार्तिक लिखकर और लगभग इसमें 5000 वार्तिक, इन्होंने 5000 वार्तिक लिख करके जो कमियां छूट गई थी महर्षि पाणिनि की वो उन्होंने इसे पूरा किया। उसके बाद महर्षि पतंजलि का आविर्भाव हुआ और महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। क्या लिखा प्यारे छात्रों? महाभाष्य। और महाभाष्य में उन्होंने लिखा क्या? महाभाष्य में इन्होंने एक प्रश्नकर्ता और दूसरा उत्तरदाता इस प्रकार से भाषा शैली का प्रयोग करते हुए उन्हें व्याकरण में यह परिवर्तन क्यों हुआ, इस प्रकार से प्रश्न रखते हुए और इसका उत्तर क्या होगा, ये कैसे ऐसे होगा, इसका उन्होंने पूरा का पूरा उत्तर महाभाष्य में दिया है कथोपकथन के रूप में। और व्याकरण को बहुत ही सरल और सरस बना दिया है महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखकर। तो इन्होंने बर्रुच कात्यायन के कुछ ऐसे स्थलों को देखा जो महर्षि पाणिनि पर अलग-अलग व्याख्यान दिए। तो उन्होंने इन वार्तिकों को बर्रुच कात्यायन के वार्तिकों को इन्होंने नगण्य किया और पुनः महर्षि पाणिनि के उन्हीं मतों का मंडन किया। अतः कह सकते हैं कि महाभाष्यकार पतंजलि ने कात्यायन के मतों का खंडन किया और महर्षि पाणिनि के मतों का अपने महाभाष्य में पुनः मंडन किया और बताया कि नहीं, महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी में उन्होंने जो भी वर्णन किया है निश्चित रूप से वह अकाट्य है। तो ये व्याकरण के त्रिमुनि है प्यारे छात्रों। और त्रिमुनियों ने किस प्रकार से इस पूरे व्याकरण शास्त्र को उन्होंने बनाया है, व्याकरण शास्त्र को रचा है, इसका विस्तार पूर्वक हम वर्णन करने के लिए चल रहे हैं। पहले इन तीनों स्टॉप को आप जाने कि अब आ जा रहे हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर क्या है प्यारे छात्रों, ये चीज आप जाने। देखिए यहाँ लिखा है स्व माने अपने से, र माने रमण या उच्चारण। ऐसे वर्ण जो स्वतः उच्चरित होते हैं वे स्वर है। स्वतः राजन्ते स्वराः या स्वयं राजन्ते स्वराः या स्वतः रवणन्ते स्वराः, स्वतः उच्चन्ते स्वराः। ऐसे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की मदद लिए जो बोले जाते हैं, जो मुख से प्रस्फुटित हो जाते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। व्यंजन विशिष्ट अंजनम इति व्यंजनम, ऐसा वर्ण जो स्वरों की मदद से ही बोला जाए व्यंजन कहलाता है। आप देखें ये पूर्ण व्यंजन है, इसीलिए हलंत लगा है। हलंत का मतलब होता है, हल माने व्यंजन और अंत माने जिसका अंत हो, यानी व्यंजन से जिसका अंत हो उसे कहते हैं हलंत। यानी इसमें हलंत लगा है, इसमें क्या है, ये पूर्ण व्यंजन वर्ण है। लेकिन ये क कैसा है, स्वर युक्त व्यंजन है, क्योंकि इसमें अ जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब हलंत से अ जुड़ता है तब ये क बनता है। तो ये क कैसा व्यंजन है, स्वर युक्त व्यंजन है, और ये स्वर से मुक्त व्यंजन है। और जिस स्वर से मुक्त जो व्यंजन होता है वो पूर्ण व्यंजन होता है, वो पूर्ण व्यंजन होता है, इसीलिए वो हलंत कहलाता है। तो ये हलंत, तो व्यंजन की परिभाषा क्या हो गई कि जो स्वरों की मदद से बोला जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। ऐसा वर्ण जो स्वरों की मदद से ही बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहलाता है, व्यंजन कहे जाते हैं। यानी कि अगर स्वर इसमें न लगे हुए प्यारे छात्रों तो व्यंजन उच्चरित ही नहीं हो सकता। व्यंजन की आधी मात्रा होती है, ध्यान में रखेंगे। व्यंजन पूर्ण व्यंजन जो होगा तो 1/2 मात्रा का होगा। और बार बार कंपटीशन में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो लघु स्वर होगा जैसे ह्रस्व अ 1 मात्रा का होगा। छंद में आप ध्यान दें, छंद में इसकी योजना की जाएगी। जो और बड़ा स्वर होगा तो गुरु होगा। और अगर प्लुत स्वर होगा, क्योंकि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, तो अगर प्लुत होगा तो इसमें 3 लिखा रहेगा। यानी कि आ जैसे साउंड आप निकालते हैं तो 3 मात्राओं के समय तक आप इसका साउंड निकालेंगे, इस प्रकार से। लेकिन जब पूर्ण व्यंजन होगा तो आधी मात्रा का होगा। ये चीज आप जानते रहे। अब आए विसर्ग। ये विसर्ग क्या होते हैं?
तो आप विसर्ग का तात्पर्य ह से है। जैसे कि आप किसी वर्ण के बाद जब विसर्ग लगाते हैं तो उसका साउंड निकलता है ह। जैसे क में हमने लगाया तो कह, ह कहते हैं। ये विसर्ग क्या है? तो आप कह सकते हैं ये व्यंजन का परिवर्तित रूप है, या व्यंजन को कह सकते हैं विसर्ग का परिवर्तित रूप है। यानी कि विसर्ग भी व्यंजन से बहुत ज्यादा भिन्न नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये भी व्यंजन है, एक भी व्यंजन है, लेकिन ये कह सकते हैं व्यंजन का एक परिवर्तित रूप है, वो है विसर्ग। ठीक है ना, व्यंजन का परिवर्तित रूप विसर्ग होता है। तो आप इस प्रकार से आप व्यंजन को समझ सकते हैं कि स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग। अब ये तो स्वर व्यंजन और विसर्ग हो गया प्यारे छात्रों, और अब हम कैसे जाने कि ये संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। अब आ जाए प्यारे छात्रों, संधि, स्वर संधि कैसे, व्यंजन संधि किसे अथवा विसर्ग संधि किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो आप संधि में पढ़ चुके हैं प्यारे छात्रों कि संधि में दो शब्द या पद होते हैं, और पहले वाले शब्द के अंतिम वाले अक्षर में तथा बाद वाले शब्द के पहले वाले अक्षर में संधि होती है। किस नियम से होती है? महर्षि पाणिनि का नियम है परः सन्निकर्षः संहिता। उन्होंने लिखा परः सन्निकर्षः संहिता। ये क्या है प्यारे छात्रों, ये आप जान लें। इन्होंने कहा परः, एक दूसरे के सन्निकर्षः, सन्निकट आने पर कुछ व्यंजन ध्वनियां संधि कर लेती है। जैसे हमने बताया था कि चोर ले गया, चोर ले गया, और यहां पर आपने दिखा र ल को प्राप्त किया। अब र ल को जैसे ही प्राप्त किया तो ये इसका निकटवर्ती हो गया। जब निकटवर्ती हो गया तो ये बेचारा क्या किया, इसके नजदीक के घर को पाया और उसके घर में घुस गया, और इसके घर में घुस गया तो वो जैसा बन गया, तो चोर ले गया, तो इस प्रकार बन गया। तो यहां पर भी यही है प्यारे छात्रों, दो निकटवर्ती व्यंजन ध्वनियां जो पास पास आती हैं तो अतिशय निकटता के कारण निश्चित रूप से उनमें परिवर्तन हो जाता है, उसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो आप देखें कि जब पूर्व पद का पहले वाले शब्द का अंतिम वाला अक्षर स्वर हो और बाद का भी प्रथम अक्षर स्वर हो तो वहां पर होने वाली संधि स्वर संधि कहलाती है। जैसे कोई भी उदाहरण ले सकते हैं आप, जैसे वर्ण, धन, अधम। आप देख रहे हैं यहां पर भी अ है और यहां पर भी अ है। तो अगर इसमें अ क्यों है प्यारे छात्रों, हमने बता दिया है कि अगर अ नहीं होता तो हलंत लगा होता, यानी कि जो हलंत नहीं लगाया तो इसमें स्वर है। तो अब इसमें स्वर है अ, स्वर है अ, और बाद में भी देख रहे हैं स्वर है अ। अतः आप इन दोनों में संधि पूछा है तो आप तो पहले जान गए स्वर संधि है, क्योंकि दोनों में स्वर है, ये स्वर संधि हो गई। तो स्वर संधि की परिभाषा भी हो गई प्यारे छात्रों, जो पहले वाले शब्द का अंतिम वाला अक्षर स्वर हो और बाद वाला भी प्रथम अक्षर स्वर हो तो वहां पर होने वाली संधि स्वर संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि क्या होती है प्यारे छात्रों, आप इसको भी जाने कि जब पहले वाले शब्द का अंतिम वाला जो वर्ण है वह पूर्ण व्यंजन हो, पूर्ण व्यंजन हो, और बाद में कोई भी स्वरयुक्त व्यंजन आ जाए या कोई स्वर ही आ जाए तो वहां पर होने वाली संधि व्यंजन संधि कहलाएगी। जैसे कभी आता है जगदीश में संधि है और ऑप्शन बना होता है जगत धन ईसहा, कहीं आता है जगत धन ईसह, कहीं आता है जगत धन ईसह, कहीं आता है जगद धन ईसह। अब पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है, तो निश्चित रूप से इसमें आपको बताया जा सकता है कि यहाँ ककार जो है पूर्ण व्यंजनांत वर्ण है और बाद में स्वर से इसका मिलन हुआ है, इसलिए यहाँ पर होने वाली संधि कौन सी संधि थी, व्यंजन संधि थी। तो व्यंजन संधि में आपको जानना क्या था कि पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है वो क्या होना चाहिए, व्यंजनांत वर्ण होना चाहिए, यानी हलंत वाला वर्ण होना चाहिए। इस प्रकार से व्यंजन संधि की परिभाषा हो गई। विसर्ग संधि की परिभाषा क्या हुई, निश्चित रूप से आप जानते हैं छात्रों की कोई भी व्यंजन या स्वर निश्चित रूप से विसर्ग से नहीं प्रारंभ होते, यानी जब पहले वाले शब्द का अंतिम वाला वर्ण विसर्ग से युक्त हो और बाद में इसका मिलन किसी स्वर से हो रहा हो अथवा किसी व्यंजन से हो रहा हो तो वहां पर होने वाली संधि क्या कहलाएगी, विसर्ग संधि कहलाएगी। तो विसर्ग संधि में क्या आपने जाना कि पहले वाले शब्द का अंतिम वाला जो वर्ण होगा वह विसर्ग वाला होगा, विसर्ग से युक्त होगा और उसका मिलन किसी स्वर से होगा अथवा किसी व्यंजन से होगा तो वहां पर होने वाली संधि विसर्ग संधि कहलाएगी।
तो इस प्रकार से स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने आपको सामान्य सी जानकारी आज आपको प्रदान किया। तो आज के दिन इतना ही प्यारे छात्रों। नेक्स्ट वीडियो में आपको संधि स्वर संधि के विस्तार पूर्वक मैं वर्णन लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी के विशेषज्ञ प्रवक्ता रामेंद्र शुक्ला क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।